तो राम राम भाई सारे ने आज थारे हरियाणा की काउंसलिंग शुरू होने लग रही है। तो सारे ही लोग जो हैं ध्यान से सुने। खैर जोक सपाट ठीक है गाइज। आज जो है आप लोगों की जो है हरियाणा की काउंसलिंग आज से स्टार्ट होने वाली है। तो डिस्कशन कर रहे हैं एक एक चीज़ का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है पूरे शेड्यूल को अच्छे से देखेंगे। कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है वो देखेंगे। काउंसलिंग के नियम देखेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, वहाँ पे एसेट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो डिटेल में चर्चा होगी। बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा की फिर से एक्सप्लेन करी जाएगी, बिकॉज ब्रोशर में आती है हर तरीके से। हालांकि कुछ चेंज नहीं है, जो ऑलरेडी बताया हुआ है वो ये एक बार रिपीट करेंगे। उसको अच्छे से समझाएंगे आपको कि हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी एक्जैक्टली है क्या, क्या क्या उसमें क्लोजेज हैं और क्या क्या किस किस चीज़ का ध्यान आपको रखना होता है। ठीक है, तो जैसे ही रिपीट टेलीकास्ट है, प्रोसेस में बहुत कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जहां जहां भी अलग थोड़ा बहुत होगा वो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना है। जितने भी हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, स्पेसिफिकली जो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो जो जो भी बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, मतलब जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हरियाणा का है, दे आर एलिजिबल फॉर द हरियाणा 85% कोटा सीट्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं शेड्यूल को लेकर के। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, काउंसलिंग के नियम क्या हैं। देखो, हरियाणा के नियम और एमसीसी के नियम लगभग बराबर होते हैं। जैसे राजस्थान और एमसीसी के बराबर रूल्स हैं, हरियाणा के भी कभी भी अलग से कोई रूल नहीं चला जाता है एमसीसी से। ठीक है, एमसीसी को फॉलो करती है हरियाणा की काउंसलिंग बॉडी भी। तो एक डिसेंट काउंसलिंग बॉडी है, इनका काम टाइम पे रहता है। मतलब अगर मुझे काउंसलिंग बॉडीज को ग्रेड करना हो तो मैं सबसे अच्छी बताऊंगा हरियाणा की काउंसलिंग बॉडी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, सच में अच्छी है। ठीक है, सो प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे ना, इनका सर्वर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो आप देख सकते हो जैसे कि आज से आपका रजिस्ट्रेशन चालू है हरियाणा का। ठीक है, सभी कॉलेजेस के लिए, क्योंकि हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजेस में दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हरियाणा के अंदर जो भिवानी में कॉलेज आने वाला था उसको परमिशन नहीं दी गई है अभी तक। ठीक है, मे बी सेकंड राउंड से ऐड हो, बट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो जीएमसी भिवानी है उसे ऐड नहीं किया गया है। हालांकि सोर्सेज से खबर पक्की थी कि भाई हाँ इस साल शुरू करेंगे हर हाल में, बट एंड मोमेंट पे क्या हुआ वो तो एनएमसी ही जानता है। ठीक है, और कॉलेज अथॉरिटीज जानती है। पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ आउट नहीं है कि क्यों रिजेक्ट हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब है। देखो, जैसे कि आप शेड्यूल में देख भी सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल इंक्लूडिंग एडिटिंग इफ एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन, ये 21 से लेकर के आपकी 21 तारीख, मतलब आज से लेकर के 25 तारीख की रात को 12 बजे तक होना है। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग भी जो है, जैसे अब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट, आज या कल में, तो चॉइस फिलिंग सीट मैट्रिक्स आते ही इन्हीं मतलब जो टाइमलाइन दे रखी है रजिस्ट्रेशन की 21 से 25 तारीख, इसी दौरान 22-23 तारीख को चालू हो जाएगी। 21 इन्होंने लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन आज से चॉइस फिलिंग चालू होगी नहीं जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं रिलीज करेंगे हरियाणा की काउंसलिंग बॉडी जो डीएमईआर हरियाणा है। तब तक जो आपकी है चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग चालू नहीं होगी। ठीक है, प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ द सीट 27 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, 23 तारीख को ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा। ग्रीवेंसेस इफ एनी ऑन द प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट थ्रू ईमेल, ईमेल कर दोगे अगर कुछ आपको गड़बड़ लगता है कि अब प्रोविजनल होता नहीं है वैसे कोई भी गड़बड़। अगर आपको लगता है कि मेरे अलॉटमेंट में गड़बड़ हुई है तो आप ईमेल करके जानकारी दे सकते हो। 27 तारीख की डेट उसके लिए आपको दी गई है। ठीक है, अब हरियाणा में क्या होता है ना कि ऑनलाइन डिपोजिशन होता है ट्यूशन फीस का। ठीक है, वेब पोर्टल पे, हरियाणा के वेब पोर्टल पे ही ऑनलाइन फीस सबमिशन हो जाता है। ठीक है, आपने मान लो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एग्जांपल पीजीआई रोहतक, तो पीजीआई रोहतक की जितनी भी फीस है 80,000 फर्स्ट ईयर की फीस, अभी आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, सारी चीजों के बारे में हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो जो आपको चीजें ध्यान रखनी है काउंसलिंग के वक्त आपको पता होनी चाहिए, वो सारी डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है, सो यहाँ पर ऑनलाइन आपको ना वेबसाइट पे एक लिंक आ जाएगा पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है ट्यूशन फीस की। ठीक है, जैसे ही पेमेंट करने के लिए जो डेट दी गई है, समय दिया गया है, वो 27 से लेकर के 1 तारीख तक शाम को 5 बजे तक है ना। 1 तारीख को शाम को 5 बजे पेमेंट पोर्टल जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये भी बताऊंगा। अभी सब कुछ है पूरा डिटेल में, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट हाँ, हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो के बाद इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ब्रोशर और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड सीट्स, मतलब जिनको जो है 27 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 2 से 4 तारीख के बीच में। ठीक है, ये मतलब ये एक तरीके से एडमिशन की फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, आपको जाना कहाँ है, सुश्रुत ऑडिटोरियम पीजे रोहतक में। ठीक है, पीजे रोहतक जाना पड़ेगा सभी को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। ठीक है, तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सुबह 9 बजे से लेकर के। ठीक है, डाउनलोडिंग कोशिश ये करना कि 2 बजे से पहले, 9 से 2 के बीच में आप वहां पर हो पीजे रोहतक में। ठीक है, 2, 3 और 4 तारीख का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा डाउनलोडिंग ऑफ, जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसका डाउनलोड होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको मिल जाएगी। 2 से 5 तारीख तक है, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड इंस्टीट्यूट 5 तारीख तक है। तो ये सारा काम एक साथ चलता है, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, एडमिशन की प्रक्रिया भी, और आपसे फीस तो उन्होंने पहले ही ले ली थी। ठीक है, फीस कब ली आप देखो ना, जैसे ही आपको अलॉटमेंट आएगा, है ना, आप ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ ट्यूशन फीस ओनली थ्रू द एडमिशन वेब पोर्टल कर सकते हो, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हरियाणा के शेड्यूल के बारे में। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस हैं जो आपके काम के, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पहला नोटिस है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हरियाणा की काउंसलिंग बॉडी, जो हम भी आपको अलर्ट मैसेजेस देते रहते हैं, ठीक है, हरियाणा की काउंसलिंग बॉडी ने भी बोला है कि किसी भी एजेंट या अनऑथराइज पर्सन से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। रजिस्ट्रेशन खुद से करने वाली चीज होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको किसी अनऑथराइज पर्सन से नहीं कराना है। काउंसलिंग बॉडी जिम्मेदार नहीं होगी, कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया इस मैसेज के अंदर, मतलब इस नोटिस के अंदर, ठीक है। नीचे अगर आप नेक्स्ट मैसेज देखोगे, नेक्स्ट नोटिस देखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पीजीआई रोहतक जाके वेरीफाई कराने पड़ेंगे, ठीक है, वो सब सर्टिफिकेट की यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे कि आपको 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, क्या ना, प्रूफ ऑफ डीओबी, मतलब क्या कि जैसे 10th की मार्कशीट ही डीओबी का प्रूफ होती है आपकी, अगर आपकी मार्कशीट में डीओबी गिवन है तो, ठीक है। 3 कॉपीज ऑफ रीसेंट फोटोग्राफ्स, आपके 3 फोटोग्राफ्स लगेंगे रीसेंट वाले, ठीक है, पासपोर्ट साइज के। करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जो आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो मेन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो वो मेन चीज है, वो आपको जरूर वहां पर लेकर जाना है, बिना इसके कोई एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं होती है आपकी। और प्रॉपर ढंग से हरियाणा की जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाने वाली कमेटी है, वो प्रॉपर ढंग से आपको एक सर्टिफिकेट देती है सुंदर सा, ठीक है, जहाँ पे आपके होम का एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, वो चीज जरूरी है हरियाणा की एलिजिबिलिटी के लिए, राइट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अपना, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कास्ट है, बीसीए, बीसीबी, एससी, एससी डिप्राइव्ड जो भी है, क्योंकि हरियाणा में एक एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी भी है, जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम रहती है, उनको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है। सो एससी और एससी डिप्राइव्ड 2 कैटेगरी होती है हरियाणा के अंदर, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो बीसीए, बीसीबी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सभी दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद इनकम, देखो ईडब्ल्यूएस में ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, अभी देखो एसेट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो ब्रोशर में दिया, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। एसेट सर्टिफिकेट होता है कि आपको अपने एसेट की जानकारी देनी होती है, ठीक है। इनकम तो ठीक है, इनकम के अलावा एसेट और क्या क्या है उसकी जानकारी आपको देनी होती है, तब आपकी जाके जो है एलिजिबिलिटी प्रूफ होती है कि हाँ आप सच में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, ठीक है। तो वो चीज आपको शो करनी पड़ेगी। उसका डिटेल में जो फॉर्मेट है आपको अभी दिखाऊंगा मैं ब्रोशर के अंदर, और ब्रोशर टेलीग्राम चैनल पे भी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। एनेक्सर्स के नंबर भी गिवन है, वहां से जाके देख सकते हो, है ना। रिजल्ट कार्ड चाहिए, मतलब जो रैंक लेटर मिला है आपको, जो नीट यूजी का आपने रिजल्ट डाउनलोड किया था जिसमें आपकी रैंक वगैरह लिखी है, वो ले जाना पड़ेगा। आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी 2 चलेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रूफ ऑफ डेपोजिशन ऑफ द प्रोविजनल ट्यूशन फी, जो आप पोर्टल पे फीस दोगे उसका प्रूफ चलेगा, है ना। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट लगने वाला है, ठीक है। परिवार पहचान पत्र, ये क्या है, फैमिली आईडी कार्ड है, ठीक है, हरियाणा में बनता है फैमिली आईडी कार्ड, बनता है हर जगह पे, ठीक है। तो फैमिली आईडी कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार पहचान पत्र इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्लेमिंग पीएमएसएस, मतलब क्या होता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उनको परिवार पहचान पत्र जरूर अपना लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, राइट। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो नीचे अगर हम देखते हैं तो उस अगला नोटिस क्या है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो काउंसलिंग अथॉरिटी ने अलग से लिखकर आपको दिया, ठीक है। वो तो आपको पहले से भी पता है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, ओनली सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देते हो वो रिफंडेबल होती है। इसमें एक चीज नई मैं आपको बता दूं कि एमसीसी में तो जो सिक्योरिटी ली जाती है आपसे वो फीस में एडजस्ट नहीं करते हैं, बट हरियाणा में जो आपकी सिक्योरिटी ली जाती है वो आपको अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो रिफंड कर दी जाती है, नहीं तो फीस में एडजस्ट कर दी जाती है ना। रिफंड नहीं करी जाती, जिनको एडमिशन लेना है उनसे अलग से फीस नहीं मांगी जाएगी, उसी सिक्योरिटी मनी को जो है फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये नई चीज है हरियाणा को लेकर के, ठीक है। तो इसमें हरियाणा की काउंसलिंग जो बॉडी है वो ऐसे बोलती है इस वाले नोटिस में कि अगर ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, मतलब वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि हरियाणा एंड स्टेट एडमिशन कमेटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन फेलियर और एनी डिले ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ दिस फीस बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो उस दिन दोपहर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना ज्यादा सर्वर पे लोड होता है, हालांकि हरियाणा में कभी ऐसा पाया नहीं गया हिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छी हिस्ट्री हरियाणा की रही है, ट्रांजैक्शन डिले नहीं होते हैं, ट्रांजैक्शन बैंक की ओर से डिले होते हैं, उनका सिस्टम, उनका सर्वर कमजोर होता है, इस वजह से काउंसलिंग पोर्टल की गलती नहीं होती है इसमें, ठीक है। सो जिस दिन आए फॉर्म उस दिन सर्वर पे लोड होता है एकदम से, तो अवॉइड करा करो पहले दिन रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। पैनिक होता है उस दिन, जल्दबाजी नहीं, पहले चीजों को आराम से समझना, उसके बाद कोई स्टेप लेना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट कि आज ना करके आप कल करें, कल रात को करें, क्योंकि टाइम आपको दिया है ना अच्छा खासा, आप टाइम देख रहे हो ना यहाँ पे टाइमलाइन 25 तारीख तक की आपको समय जब दिया है, तो वाई नॉट टू यूज, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज अच्छे से समझ लेना। ये जो नोटिस इंपॉर्टेंट थे, नॉन रिफंडेबल फी हो गया कि भाई पेमेंट अगर रुक जाती है, आपकी ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, काउंसलिंग बॉडी सीधा बोल दे रही है। फिर ये ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए, जो भी कंसर्न ओसीआई कैंडिडेट है वो पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास हमारी चैनल पे भी मुझे नहीं लगता या हमारे बैच में भी कोई ओसीआई कैंडिडेट नहीं है, तो अननेसेसरी टाइम नहीं खराब करेंगे, ना ही कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है भी सही तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, उसमें कोई बहुत खास बात नहीं है जो हमारी समझाने जैसी हो, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ये है मेन मुद्दा आपका, ठीक है। भाई ब्रोशर क्या है,
काउंसलिंग के नियम क्या हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है हरियाणा में, वो सब कुछ आपको डिटेल में अब बताना चालू कर रहा हूँ एक एक। सबसे पहले आप देख लो कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में हरियाणा की। सबसे पहले तो आपको पता है पीजीआई रोहतक, केसीजीएमसी करनाल हो गया आपका, जो सोनीपत है, बीपीएस सोनीपत है, मेवात है जो नल्लड़ में है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद 2022 में जो खुला था, ठीक है, ईएसआईसी फरीदाबाद, ये 6 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के। एक कॉलेज रहेगा गवर्नमेंट एडेड, कौन सा, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा आप लोगों को कि फरीदाबाद से पहले अग्रोहा चुनना चाहिए अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, फीस भी मैं आपको दिखाऊंगा, अंतर ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में, ठीक है। तो अग्रोहा वाला कॉलेज बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा है कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट है बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, राइट। तो गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अब इसके बारे में एक खास बात यह है कि अग्रोहा की मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स ऑल इंडिया कोटा में नहीं है, सिर्फ हरियाणा स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी सारी ही सीटें हरियाणा के अंदर है, कोई बाहर का बच्चा आकर के यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट बाहर वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो एनसी मेडिकल कॉलेज जो पानीपत में है, आदेश कुरुक्षेत्र हो गया, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हो गया, है ना, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और कुछ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी, एसटीटी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी एसटीटी हो गया, अल्फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर आपका हो गया फरीदाबाद में, और एक ये बहुत फेमस अंबाला में, ठीक है। महंगी बहुत है बट हरियाणा में बच्चे इसलिए नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है। महर्षि महाकंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अंबाला के अंदर जो आपका है, पीजीआई रोहतक डेंटल, है ना, पीजीआई रोहतक डेंटल, पीजीआई रोहतक मतलब गवर्नमेंट का एक ही डेंटल कॉलेज स्टेट कोटे में आती है जिसकी सीट है वो पीजीआई रोहतक के अंदर ही डेंटल की सीट्स भी हैं, राइट। सो उस चीज के प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए भी काउंसलिंग यहीं पे करनी है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पर देखते चलो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई कि भाई कौन कौन से कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस ऐसे हैं जिन कॉलेजेस के लिए आपको हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग करनी है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बात याद रखना कि बाहर के बच्चे भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम नजर मारें एक बार तो बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या है कि द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा whose parents produce हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके डोमिसाइल ऑफ हरियाणा जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस एनेक्सर 2, 3, 4, अभी नीचे दिखाऊंगा कि क्या चीज की बात हो रही है ये, ठीक है। मैनेजमेंट कैटेगरी आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया शैल बी एलिजिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ स्टडी, तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया का बच्चा मैनेजमेंट कोटा की सीट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स जनरल एससी एसटी डिप्राइव्ड बीसीए बेंचमार्क डिसेबिलिटीज XYZ, ठीक है, desirous of seeking admissions in any category of seat should fulfill the minimum eligibility criteria, qualification, qualifying criteria जो भी दिया है एनडीए ने, जो भी आपकी पासिंग परसेंटाइल है उससे ऊपर वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उससे कम वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। और कोई भी डायरेक्ट एडमिशन जैसा कुछ नहीं होता है, मेरिट पे प्रॉपर अलॉटमेंट होता है, ये क्लियरली लिख दिया उन्होंने, राइट। उसके बाद अगर देखें, अगर हम नीचे आ जाएं, ठीक है, और सारी ही काउंसलिंग बॉडीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, सभी लोग ये बोलते हैं आपको, इवन मतलब कॉमन चीज है कि आपके जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते हैं, आपको मान लीजिए सीट अलॉट हो गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती पाई जाती है, तो फिर आपका कोई हक नहीं है उस सीट को क्लेम करने का, चाहे आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो फिर, ठीक है, उससे मैटर नहीं। कई बार केसेस होते हैं इस चीज के ऊपर, काउंसलिंग बॉडी जब आपको पहले ही बोल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड सीट्स ऑनलाइन विल हैव टू ब्रिंग इन ओरिजिनल ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विदाउट व्हिच एडमिशन शैल नॉट बी ग्रांटेड, ठीक है। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कोई एडमिशन आपका नहीं होने वाला है, भले कितनी भी सीट अलॉट होती रहे, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं कि अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एंड सीट अलॉटेड टू देम ऑनलाइन शैल बी कैंसिल्ड। आप कोई बच्चा अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाता है, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ले आता है, तो वो नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं आपको, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट जब्त करके रखते हैं, स्क्रूटनी में रखते हैं जब तक आपकी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उनको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, हरियाणा में डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी है, उससे रिगार्डिंग भी अभी बात करेंगे कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हरियाणा में 10 लाख रुपए का है। अगर कोई बच्चा कोर्स में एडमिशन लेने के बाद, दोनों के लिए बात हो रही है, ये एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए बात हो रही है, अगर कोई बच्चा बीच में कोर्स छोड़ देता है तो 3 साल तक हरियाणा की काउंसलिंग से बाहर रहेगा, वो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में वो नहीं बैठ सकता। यूपी ने भी ये रूल कर दिया, अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो अगले 1 साल के लिए जो है काउंसलिंग से बाहर रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हैं ना, वो इन चीजों को बहुत ध्यान दिया करो कि क्या आपकी कोस्ट है पार्शियल ड्रॉप की, राइट। तो पीजीआई रोहतक तो है ही नहीं जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लेना है, 3 साल तक आप हरियाणा की काउंसलिंग नहीं कर सकते। हाँ, ऑल इंडिया कोटा आप जा सकते हो बट एक ही विकल्प बचेगा ना सिर्फ, ठीक है। तो अगर पार्शियल ड्रॉप की प्लानिंग बना रहे हो, डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, मेरे को पता है आप लोगों को नहीं मालूम कि डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड कौन से कॉलेज में है, कौन से में नहीं है, क्या क्या है, बीडीएस के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक स्पेशल बीडीएस के लिए कंटेंट बना दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीडीएस वाले बच्चे जितने भी हैं वो वेट करेंगे उस वीडियो के लिए, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया की आज खत्म होने वाली है, कल एक्सटेंड करी गई थी। ऑल इंडिया की जो चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होने वाली है वो 5 बजे शाम को हो जाएगी और रात को 12 बजे तक आपकी चलेगी चॉइस लॉकिंग, राइट। तो आपको एक दिन का टाइम और दे दिया था चॉइस फिलिंग करने के लिए एमसीसी ने, राइट। सो ये चीजें थी, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जो रहता है आपका,
और जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं बीडीएस में एडमिशन लेकर के, उनको बहुत ध्यान से खेल खेलना होता है, ठीक है। बीएमएस के अंदर आप देखोगे अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है बीएमएस करके ले लो, ठीक है। अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है, पक्का है कि नहीं देना ही देना है और एमबीबीएस ही करनी है, तो आप बीएमएस करके राइट, आप बीएमएस करके पार्शियल ड्रॉप लो, वहाँ पे लोड भी कम रहेगा, आपको बहुत परेशान नहीं किया जाएगा बीएमएस मेडिकल कॉलेजेस में आपको, ठीक है। तैयारी हो सकती है वहाँ पे, सीनियर भी सपोर्ट कर देंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये सच्चाई है, ये डार्क रियलिटी ऑफ बीएमएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे फोर्थ ईयर का सीनियर, फिफ्थ ईयर का फाइनल ईयर का सॉरी, जो सीनियर है आपका, वो भी तैयारी कर रहा होता है नीट की, है ना, उसका निकलता है, अगर कहीं का निकल भी जाता है तो वो 3 साल 4 साल जो बीएमएस करी वो खराब करके एमबीबीएस चला जाता है, जो कि सरासर एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक ईगो के चक्कर में जो है, अब उनके क्या पर्सनल रीजन होते हैं, क्यों ऐसी बेवकूफी वो करते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये। एक मेडिकल की सीट खराब करी उन बच्चों ने, ठीक है। सो एक ट्रेंड बना होता है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, एक ट्रेंड बना होता है, वो लोग कभी भी अपने आप को अच्छा नहीं समझते, मतलब एक डाउन पोजीशन पे खुद को आंक रहे होते हैं, उनकी नज़र में एमबीबीएस ही सब कुछ होती है, ठीक है। सो वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। तो मेरा मकसद यही है कहने का कि अगर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, जो कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अगर आपको लेना है तो आपको ऐसे किसी कॉलेज में नहीं जाना जहाँ पे क्रिटिकल डिसकंटिन्यूएशन कंडीशंस हों, ठीक है, जैसे हरियाणा की मैंने आपको बात करी है, राइट। तो आगे अगर हम बढ़ें, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, आप देखते जाओ नीचे ना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 12th नंबर का पॉइंट जो है ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये 12th नंबर का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, देखो यहाँ पर सारी काउंसलिंग के नियम आ गए हैं, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या काउंसलिंग के नियम है। इन केस देयर इज अ वैकेंसी आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू एनी रीजन, सच सीट्स विल बी फिल्ड अप ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। सो देखो मैं बता देता हूँ क्या है, फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट से सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, सेकंड से थर्ड में अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपग्रेडेशन की सुविधा दी गई है, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट कर सकते हो, सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट हाँ हरियाणा में क्या होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे रखवाया जाएगा वो सेकंड राउंड में रखवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड में अगर आप अलॉटेड सीट पे रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपके 10,000 जब्त कर लेंगे, रिजाइन करने की भी परमिशन मिलेगी, बट 3 दिन पहले, अगले राउंड की 3 दिन पहले तक आपको बताना हो कि भाई हमें सीट से रिजाइन करना है ना, आपकी फीस भी वापस मिल जाएगी, राइट। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है हरियाणा में, फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट आया, आपने रिपोर्टिंग कर दी और सीट अपग्रेड हो जाती है, तो फीस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, दोबारा से फीस देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है, मतलब एमसीसी में तो क्या होता है कि आपने, क्योंकि अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्टेट के कॉलेज हो सकते हैं, जो अपग्रेडेड चॉइस आपको मिलती है और जो मिली हुई चॉइसेस हो सकता है वो दूसरे स्टेट में हो, तो वहाँ की फीस अलग होती है। तो आपको एमसीसी में क्या करना होता है, पहले कॉलेज जाके पैसे वैसे वापस लेने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट रिलीविंग लेटर लेना पड़ता है, और फिर नए कॉलेज में नए कॉलेज के हिसाब से फीस भरनी होती है, राइट। बट हरियाणा एक जब स्टेट की काउंसलिंग आप कर रहे होते हो तो फीस एडजस्ट हो जाती है अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, तो ठीक है। अब ये सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई है जो मैंने आपको ब्रीफ करी है, आप एक एक करके पढ़ते भी चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2, जैसे कि मैंने आपको बताया आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर फर्स्ट राउंड एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, ये कॉमन रूल है हर जगह। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है और आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, देन आप कर सकते हो, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दे शैल हैव टू गिव द विलिंगनेस ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, है ना। तो आपको अपग्रेडेशन में विलिंगनेस देनी पड़ती है कि हाँ मैं राउंड 2 में जाके सीट को अपग्रेड करना चाहता हूँ, जैसे एमसीसी में सेम वैसी चीज है, ठीक। जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड राउंड में आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा अगर आप पार्ट लेना है तो, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर ले जाएंगे वो, ठीक है। एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5,000 है, जबकि एमसीसी में आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों से भी 10,000 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर जहां जहां है वहां वहां मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, एज पर एमसीआई नोटिफिकेशन डेटेड दिस द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट्स इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग बट डू नॉट जॉइन, देयर फीस सबमिटेड टू द एडमिशन कमिटी शैल स्टैंड फॉरफिटेड, ठीक है। हाउएवर दे विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मोप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग राउंड 3, ठीक है। मतलब वही एमसीसी वाली चीज है कि अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट होती है, आप रिपोर्टिंग करने नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, देन आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, है ना। और आप पर आप मोप अप या थर्ड राउंड के लिए, जिसको अपन थर्ड राउंड बोलते हैं आजकल, तो थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे, पैसे दोबारा से देने पड़ेंगे, राइट। एमसीसी वाला सेम चीज है, ठीक। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड शैल हैव टू रिटेन द सीट, शैल हैव द राइट टू रिटेन ऑलरेडी अलॉटेड सीट, ऑप्टेड सीट शैल बी चेंज ओनली इफ, अब ऑप्टेड सीट चेंज कब होगी, है ना, इफ शी गेट्स एन अपडेटेड एंड ऑप्टेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड, अगर सेकंड राउंड में कॉलेज चेंज हो जाता है देन यू डोंट हैव एनी क्लेम ऑन राउंड 1 सीट, क्योंकि सेकंड राउंड की अलॉटमेंट प्रोसेस पे आपकी पुरानी वाली सीट को किसी दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हाउएवर द कैंडिडेट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग विल हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंसेस afresh, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है और ये जरूरी भी है, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग क्यों जरूरी होती है, दिल्ली की काउंसलिंग में लास्ट ईयर राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं हुई। अब जिन बच्चों को एमसीसी की काउंसलिंग से मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, यूसी, एलएचएमसी, आरएमएल मिल चुके थे, जो कि बेस्ट कॉलेज है, बीएससी और एनडीएमसी इसके बाद ही चुने जाते हैं, आईपीयू काउंसलिंग कराती है बीएससी और एनडीएमसी की 85% सीट्स के लिए, राइट। सो सेकंड राउंड में
अब फर्स्ट राउंड में उन सभी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग भी की थी बैकअप के लिए, बट सेकंड राउंड में उन बच्चों की चॉइसेस को फ्रेश नहीं भरवाया गया। अब जो बच्चा ऑलरेडी एडमिटेड है उसको पता भी नहीं है कि मेरी चॉइसेस अगले राउंड में चली गई हैं और मेरे को अलॉटमेंट आने वाला है वहाँ पे। तो हुआ यही, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे काउंसलर्स ने भी आवाज उठाई, पर कुछ हुआ नहीं उसका। सेकंड राउंड में सीट ब्लॉक हो गई, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा था दिल्ली के दूसरे कॉलेजेस में, उनको बीएससी एंड डीएमसी में फिर से सीट अलॉट हो गई, क्योंकि फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कराई उन्होंने। तो ये जरूरी इसलिए होती है, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, जैसे ताकि आपको चीजों का लॉजिक समझ में आए कि क्यों ऐसा कराया जाता है आपसे, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग करानी जरूरी है, नहीं तो सीटें ब्लॉक हो जाएंगी, और सीट ब्लॉकिंग ये ब्रूटल चीज होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो जो अगली वीडियो आने वाली है सीट ब्लॉकिंग पे, वीडियो जब भी बनाने की सोचता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाता है जो उससे पहले बताना जरूरी होता है, ठीक है। तो सीट ब्लॉकिंग वाली वीडियो का जितने बच्चे वेट कर रहे हैं, वेट को करते रहे, सबर का फल मीठा मिलेगा, है ना। और जो थंबनेल होगा वीडियो का वो ब्रूटल गेम करके होगा, पहले बता देता हूँ, तो मिस नहीं करनी है, देखनी जरूर है सबको, ठीक है, एक फिल्म की तरह, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो उस वीडियो का, जो कि करने वर्थ इट है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन शैल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर द मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो हरियाणा में क्या चीज होती है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको समझनी है कि हरियाणा में ना आपकी मेरिट लिस्ट आउट नहीं होती है। मेरिट लिस्ट आउट नहीं होती। मेरिट लिस्ट क्या चीज होती है? मेरिट लिस्ट वो होती है जहाँ पे सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के नाम और उनकी स्टेट रैंक पता चल जाती है, और उनकी ऑल इंडिया रैंक भी लिखी होती है कि भाई स्टेट रैंक 1 की ऑल इंडिया रैंक 35 है, ठीक है। जैसे कल पंजाब की मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है, तो पंजाब की मेरिट लिस्ट में लास्ट ईयर से बच्चे कम है, 15-20 बच्चे हर सेगमेंट में कम है, ऊपर तो कम नहीं है, नीचे वाले सेगमेंट में जैसे ही सेगमेंट नीचे मूव कर रहा है 20,000 रैंक की तरफ, तो वहां पे बच्चे कम है लास्ट ईयर से। तो एनटी का जो डेटा आया था, जब हमने सर्कुलेट किया था वहां मैसेज, तो हमने एक वीडियो भी करी थी वहां पे कि किस स्टेट की क्या किस तरफ रुझान रह सकते हैं, तो हमने पंजाब के बारे में बोला था कि लगभग बराबर रहेगा, और वही हुआ भी, क्योंकि पंजाब वाले बच्चे बहुत माइग्रेट नहीं करते हैं दूर उधर पेपर देने के लिए, और उस चीज का को साबित करती है कल की मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो पंजाब में लास्ट ईयर जैसा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, लगभग वैसा ही ट्रेंड रिपीट होगा, अच्छे ही साइड पे होगा, बुरे साइड पे होता नहीं दिख रहा है, सीटें ब्लॉक होती नहीं दिख रही किसी भी हाल में, ठीक। और पंजाब की काउंसलिंग अथॉरिटी जो है स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो एक्चुअल में, क्योंकि आपको यही पंजाब के साथ हरियाणा का भी बता देता हूँ, पंजाब और हरियाणा अगर दोनों जगह ये चीज है, इवन चंडीगढ़ में भी, कि अगर आप इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स की काउंसलिंग कर रहे हो, देन यू आर नॉट अलाउड टू डू किसी भी अदर स्टेट की काउंसलिंग। अगर आप हरियाणा की काउंसलिंग कर रहे हो तो आपसे पहले ही लिखवा लेंगे वो कि भाई आप लिख कर दो, नीचे अभी आपको मिलेगा भी सही ब्रोशर में, कि आप लिख कर दो कि आप हमारे स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, पर बच्चे मानते नहीं, करते हैं। तो लास्ट ईयर के एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में जिस बच्चे का एडमिशन मोहाली ऑलरेडी हो चुका था, उस क्योंकि पंजाब काउंसलिंग बॉडी भी लिखा लेती है कि आप हमारे स्टेट के अलावा कहीं और की काउंसलिंग नहीं करो, ऑल इंडिया कोटा की कर सकते हो, बट किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर अलॉटमेंट आपको आ गया कहीं और, रजिस्टर करके छोड़ रखा, जैसे आईबी पहले से रजिस्टर करा लेता है, अगर रजिस्टर कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस फिलिंग कर दी, अलॉटमेंट नहीं आया तो भी नहीं पता चलेगा, बट अगर अलॉटमेंट आपको आ गया कहीं और, ठीक है, तब काउंसलिंग अथॉरिटी को पता चल जाता है कि आपने झूठ बोला था उनसे और गलत चेकबॉक्स को क्लिक किया था, तो वो आपको फिर, उनके पास राइट है कि जो उन्होंने सीट आपको अपने स्टेट में दे रखी है, उनके खुद के स्टेट में दे रखी है, उससे वो बाहर निकाल देंगे। तो पंजाब वाली लड़की को भी बाहर निकाला गया, क्योंकि उसको ईएसआईसी फरीदाबाद में हरियाणा में अलॉटमेंट आ गई थी, इसलिए उसको मोहाली से आउट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी है। मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग हरियाणा की, पंजाब की और चंडीगढ़ की कंडीशंस हैं कि आप हमारे स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, ये कंडीशंस है। हरियाणा में स्ट्रिक्ट नहीं है, बट पंजाब में ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो पकड़े जाओगे कि नहीं पकड़े जाओगे वो डिपेंड करेगा कि आपको काउंसलिंग अथॉरिटी का कितना स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि एमसीसी भी रूल्स तो देती है, बट स्ट्रिक्टनेस लास्ट ईयर उनका बिल्कुल भी नहीं दिखा, ठीक है। उन्होंने कोई भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी को कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया, सीट ब्लॉक होती चली गई, ब्लॉक पे ब्लॉक होती चली गई, और सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ उसमें यार, मतलब बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको सीटें नहीं मिली। 25,000 रैंक का एक्सपेक्टेशन लास्ट ईयर क्लोज होने का था, 23.5 पे मामला बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लॉकिंग हुई, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। बिहार की काउंसलिंग इतनी लेट चल रही थी ना, एमसीसी रुकी बिहार के लिए, ना बिहार ने अपनी काउंसलिंग को टाइमली कराया। तो अगर बिहार लेट हो भी गया था तो एमसीसी को रुकना चाहिए था स्टेट वैकेंसी राउंड के सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से, जो एडमिटेड अलॉटेड कैंडिडेट से सबको आउट करना चाहिए था। खैर क्या करना चाहिए था उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें ना कोई काउंसलर कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हो, डिसीजन लेने वाली काउंसलिंग अथॉरिटी होती है। और क्या वो डिसीजन ले रही है, टाइमलाइन के अंतर्गत ले रही है कि नहीं ले रही है, बच्चों को मूव करने का मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा, इस चीज पे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। प्रिडिक्शन से काम नहीं चलता है यहाँ पे, बहुत प्रिडिक्शन करनी छोड़ देनी चाहिए। प्रिडिक्शन तब करो जब आपको थोड़ा बहुत डिसीजन लेना हो, एक एक थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करना चाहिए जब आपको डिसाइड करना हो अपने स्टेट में और ऑल इंडिया कोटा में। अब जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है 23 तारीख को, और यहाँ बैठ के हम प्रेडिक्ट करें कि ये कॉलेज इस रैंक पे मिल सकता है, उससे क्या लाभ है भाई? कोई लाभ नहीं है उससे, ठीक है। जो चीज आपको 2 दिन बाद साक्षात दिख जाएगी उसको प्रमाण की क्या जरूरत पड़ेगी फिर, ठीक है। तो प्रेडिक्शन नहीं करनी है, क्योंकि एक राउंड की काउंसलिंग, जब एमसीसी की एक राउंड फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही होती है तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किस बच्चे ने कितनी लिमिटेड चॉइस फिलिंग करी है फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होते हुए भी, ये फैक्टर तो रिजल्ट में दिखाई पड़ेगा। और नए कॉलेज को कहाँ पर उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, कहाँ पर उन कॉलेजेस ने पोजीशन बनाई, एक अंदाजा होता है कि हाँ नए जो नॉर्थ इंडिया के
कॉलेजेस होते हैं वो 13 से 15,000 रैंक के आसपास क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ऊपर चुनाव होता है उनका, दूसरे स्टेट के महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल साइड के जो कॉलेज, जो मिडिल ऑर्डर कॉलेजेस हैं, उनसे पहले नए कॉलेजेस का चुनाव यूपी राजस्थान का हो जाता है। तो अक्सर ये ट्रेंड देखने को मिलता है, ये चीज रिपीट होती भी है, क्योंकि मेरिट में ज्यादा ऊपर बच्चे नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं। 1 से 20,000 रैंक में दबदबा नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स का, साउथ इंडियन कैंडिडेट्स का नहीं है, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा पे आश्रित रहने वाले जो बच्चे रहते हैं वो भी नॉर्थ इंडियंस रहते हैं। ये कारण होता है किसी नए मेडिकल कॉलेज की हाई कट ऑफ का। कई बार आप लोग जो है गलत जज करते हो, कुछ बच्चे जो है कट ऑफ देख के कॉलेज को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। कट ऑफ देख के कॉलेज जज करोगे तो गलत डिसीजन पे पहुंचोगे, फ्यूचर खतरे में डालोगे, ठीक है। कॉलेज का डिसीजन अलग पैरामीटर्स पे होता है, वो मैं काफी बार डिस्कशन भी कर चुका हूँ। प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हैं, उस वाली वीडियो में भी बहुत बार आपसे डिस्कस किया कि कौन कौन से पैरामीटर देखने होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी कट ऑफ क्या जा रही है। एक बार कट ऑफ को साइड में रखो, कट ऑफ को एंड में देखो, ठीक है। कट ऑफ सब कुछ नहीं बताती है आपको, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के नए कॉलेज को बच्चे 12,000 13,000 रैंक वाले बच्चे भी लेंगे लेंगे लेंगे, बट दैट डजंट मीन दैट कि वो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद मिलता है 13,000 रैंक पे, या जो बारामती मिलता है उससे नीचे, या जो वर्धा मिलता है वो खराब इंस्टीट्यूट है। इवन दे आर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बट बच्चे पहले राजस्थान को चुन रहे हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेम से जो बिहार का बच्चा बैठ के देख रहा है वो बहस करता है, सर राजस्थान का ये कॉलेज कितना अच्छा, देखिए इसका कट ऑफ कितना ऊपर जा रहा है। तो अब मेरी बात आप अच्छे से समझ गए ना क्यों जा रहा है। तो कट ऑफ देख के नहीं डिसाइड होता है कभी भी, ठीक है। खैर वापस आते हैं हरियाणा पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इफ द सीट स्टिल रिमेन वेकेंट इवन आफ्टर 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन लेफ्ट ओवर सीट्स विल बी filled up by a third round and it's still vacant। अगर if still vacant, अगर फिर भी खाली रह जाती है, the vacant seat shall be filled up in subsequent round as per the direction and instruction of Ministry of Health। देखो लास्ट ईयर भी स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था हरियाणा में, सीटें बच गई थी कुछ, इस साल भी हो सकता है, पर प्री शेड्यूल्ड नहीं होता है, और है ना कैटेगरी कन्वर्जन हो जाता है। जैसे मान लो जैसे बीसीए, देखो यहाँ पर लिखा है ना, अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बच्चे मतलब सीटें खाली रह गई हैं और बच्चे नहीं हैं, तो फिर कन्वर्ट होकर दूसरे बच्चों को सीट ऑफर करी जाती है। कैसे, यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल बीसीए सीट टू बीसीबी एंड फाइनली टू यूआर, है ना। अगर बीसीए सीट को बीसीबी को ऑफर कर जाएगा, अगर वो भी बच्चा अवेलेबल नहीं है, देन फाइनली यूआर कैटेगरी की सीट में कन्वर्ट करके थर्ड राउंड के अलॉटमेंट में वो सारी चीजों को कन्वर्ट करके अलॉटमेंट दे देंगे फाइनल, ठीक है। सो ये वाली चीज है, मान लो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बच गई, फ्रीडम फाइटर की बच गई, या एससी डिप्राइव्ड की कोई सीट बच गई है, तो वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी एससी में चली जाएगी। बीसीए बीसीबी की मतलब ओबीसी की ओबीसी में रह करके, अगर ओबीसी भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो यूआर में। जनरली ऐसा होता नहीं है, लिखने के लिए रखी है, ठीक है, बहुत कम। अब मुद्दे की बात क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 2500 रुपए है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, एनआरआई के लिए 10,000 है, एससी ओबीसी, देखो एसटी कैटेगरी हरियाणा में नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एसटी कैटेगरी नहीं होती हरियाणा में एसटी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। एससी बीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 1250 रुपए देने हैं। ऑल द प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग दोज अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटी विल डिपॉजिट अ प्रोसेसिंग फी फॉर काउंसलिंग 2,000 रुपए, 2,000 रुपए देने पड़ेंगे प्राइवेट वालों को, राइट। उसके बाद अगर हम देखें अदर देन दैट, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जिनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा लेना है उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर अलॉन्ग विद आईएफएससी कोड एंड परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी कार्ड। हरियाणा में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फैमिली आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, बना है, प्रॉपर बना है, ठीक है, सब घरों में बना है, ठीक है, हरियाणा में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द प्रोसीजर, अब देखो, अब ये जो 10th नंबर पे चीज लिखी है यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, सिमिलर प्रोसीजर एज फॉलोड फॉर काउंसलिंग ऑफ एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज फॉर फिलिंग अप स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज एंड द स्टेट कोटा सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एज डिस्क्राइब्ड अंडर पॉइंट 9 विल बी फॉलोड फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट कैटेगरी सीट्स आल्सो, ठीक है। जो क्राइटेरिया आपको बताया, जो काउंसलिंग के नियम बताए हैं, वो मैनेजमेंट कैटेगरी की सीट पे भी लागू होते हैं। हाउ द मेरिट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया मेरिट ऑफ नीट यूजी 2024, रैंक को प्रायोरिटी देकर के, मेरिट को मान करके बेस, उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, कोई भी झोल नहीं होने वाला है, राइट। तो ये थे मेजर पॉइंट्स, ठीक है, मेजर पॉइंट्स ये थे हरियाणा की काउंसलिंग को लेकर के, रूल्स को लेकर के। अगर अब देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन वाली चीज आ गई है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ यूजी कोर्सेज इफ अ कैंडिडेट हैविंग जॉइंड द इंस्टीट्यूट बट लीव द कोर्स इन बिटवीन, मतलब आफ्टर 3 days प्रायर टू द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो आपको क्या क्या सजा मिलेगी उस चीज की। हिंस शील विल बी डिबार्ड फॉर द 3 years फ्रॉम अप्लाइंग फॉर एडमिशन एमबीबीएस कोर्स इन द स्टेट। हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग से आप बाहर अप्लाई नहीं कर सकते अगले 3 साल तक। ही और शी will have to pay the bond money of 10 लाख रुपए का discontinuation bond and UG course for which bond shall be executed at the time of admission by the institute, right। so ये वाली चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। 10 लाख रुपए का जो है आपको डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड देना होता है हरियाणा में, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये एनआरआई से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर हम देख लें फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, तो फी स्ट्रक्चर भी आपको डिटेल में नीचे मिलेगा, वो भी मिलेगा, रुक जाओ, ठीक है। नीचे एक एक चीज को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, एक बार जर्नल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एनेक्सर 6 में दे रखा है, वो मैंने पीछे भी आपको बताया, देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको दिया हुआ है, यही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाया था ना, एक सेकंड रुकिए, ये एक सेकंड, यहाँ पर जैसे कि ये ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ, वहां से स्क्रीनशॉट खींच लो, रख लो, कहीं नोट कर लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार चाहिए आपको, है ना। जिसके लिए जो एप्लीकेबल है वो वाला डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मतलब ये इतनी कॉमन चीज होगी, इतनी बार डिस्कस हो गई है कि इस पे बार बार डिस्कशन करने का कोई मीनिंग बचता नहीं है, ठीक। तो आगे देखो कि क्या क्या लिखा है।
Important चीज, admitted students shall pay the fees and other charges for all types of seats as per the fixed fees and charges. fixed fee है कितनी, वो नीचे आएगा, अभी मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कि यहाँ देखो, all candidates belonging to the scheduled caste backward classes and this category must submit a certificate in the prescribed format issued from the competent authority of the state of government। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने जो आपको सर्टिफिकेट इशू करके दिए हैं, उनका फॉर्मेट यदि अभी भी कोई नहीं जानता है तो इस ब्रोशर के नीचे दिए गए हैं सभी फॉर्मेट। तो जो भी जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी एसेट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी नीचे दिया हुआ है, तो जिसका नहीं बना बनवाओ जल्दी से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना नहीं होगा एडमिशन, ठीक है। ये 2 महीने 3 महीने से जो बच्चे सीरियस थे इस चीज को लेकर के, उन्होंने बनवा कर रखा है, ठीक है। जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स थे उनका तो भगवान ही आप कुछ कर सकते हैं, राइट। सो आगे आप देखो, आगे अगर हम देखें कि और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ एक A to Z चीजें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप देखो, ये क्राइटेरिया फॉर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जो भी कंसर्न कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम करना चाह रहा है, तो क्या क्या अंतर्गत कंडीशंस हैं ये पढ़ो। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछ लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें मेरे समझाने से कुछ भी नहीं है, जो जो क्राइटेरिया इसमें लिखा है वो एज इट इज फॉलो होगा, ठीक है। मेरे समझाने जैसी जो चीज होगी वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शैल बी तहसीलदार ऑफ द एरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज बता दी, तहसीलदार ऑफ द एरिया वेयर द एप्लीकेंट नॉर्मली रिसाइड। तो बच्चे पूछते हैं सर कौन है, मतलब साइनिंग अथॉरिटी कौन है, भाई आपके एरिया का तहसीलदार है, ठीक है। तो तहसीलदार से जाकर के साइन कराने हैं गिवन फॉर्मेट पे। अब समझ में आ गया, अब ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भटकेंगे तो नहीं ना। आपको बता दिया कि क्या क्या आपको एसेट में क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ये क्राइटेरिया ऑफ इनकम एंड एसेट वाली चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख का क्राइटेरिया दे रखा है, अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद जो है फिर आपका काम करना चालू करना। द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शैल बी प्रोवाइड एट एनेक्सर 1। नीचे जो एनेक्सर 1 दिया है डाउन द ब्रोशर, वहां पर आपको प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा, अच्छे से चीजों को वेरीफाई करके फिर से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, एडमिशन खराब नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। यहाँ पर देखो, द ऑफिसर हु इशूज द सर्टिफिकेट वुड डू द सेम आफ्टर केयरफुली वेरीफाइंग ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस द प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड। अब थोड़ा नीचे अगर हम देखें तो ये सब फॉर्मेट गिवन है, ठीक है। आप इन फॉर्मेट को अच्छे से देख लोगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हरियाणा का, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई किसी के फादर मदर अगर रेगुलर एम्प्लॉई है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में तो उनको भी कोटा मिलता है स्टेट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आपको अच्छे से देखनी है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं समझाने का, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी से कुछ लिमिटेड 1-2 बच्चों के लिए इतना समय नहीं दिया जाएगा। जो भी बच्चे कंसेंट हैं इस चीज के लिए वो खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे आए, जो मेजर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं नॉर्मल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी। तो इनसे रिलेटेड कोई बात होगी तो हम जरूर आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अगर हम और नीचे आ जाए तो और नीचे आने के बाद बॉन्ड की चीजें आपको अच्छे से मिलेंगी कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है हरियाणा की। इसमें कुछ खास नहीं है, जो समझाने वाली चीजें मैंने आपको ऊपर समझाई काउंसलिंग के नियम से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर आप नीचे आप देखते चलो, ठीक है, ये आ गई चीज यहाँ पर देखो, ये आपकी बॉन्ड की पॉलिसी हरियाणा की, राइट। तो अब हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी आपसे क्या क्या कहती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं 4 बार इस बारे में बात कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, 4 अलग अलग वीडियोस में। हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी ये बोलती है आपसे कि अगर आपको सरकार एमबीबीएस करने के 1 साल तक नौकरी नहीं दे पाती है, देन आपको 25 लाख नहीं देने हैं, ठीक है। पहली बात तो बॉन्ड का पीरियड कितना है, 5 साल, 25 लाख का बॉन्ड है हरियाणा का। देने किसको है पैसे, 25 लाख किसको देने, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हो जो लिखा है इसके अंदर। 25 लाख उसको देने हैं जिसको नौकरी ऑफर होगी और वो मना कर देगा जी मैं नहीं करता, ठीक है, उसको 25 लाख देने। दूसरे 25 लाख उस बच्चे को देने पड़ जाएंगे जो यूएसएमएलई करके बाहर बाहर जाना चाहेगा, ठीक है, उसको 25 लाख देने पड़ जाएंगे। जिसकी फैमिली में पहले से बैकग्राउंड है, हॉस्पिटल्स वगैरह नर्सिंग होम वगैरह बनाए हुए हैं फादर ने या मदर ने, और वो बच्चा वहीं पे सेट होना चाह रहा है जल्दी से जल्दी, तो उस बच्चे को 25 लाख देने होंगे। अदरवाइज किसी को भी 25 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे पीजी में सेलेक्ट हो जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली लिख के दिया आपको बॉन्ड पॉलिसी में, आप पढ़िएगा कि अगर आप हरियाणा में पीजी कर रहे हो या हरियाणा से बाहर पीजी कर रहे हो, देन आपके 5 में से 3 साल माइनस सिर्फ 2 साल 10 लाख का बॉन्ड आपको बचेगा, ठीक है। सिर्फ 2 साल 10 लाख का बॉन्ड बचेगा, जो कि बिल्कुल भी एक बड़ा बॉन्ड नहीं माना जाता है। जहाँ पे यूपी में 2 साल 40 लाख का बॉन्ड है पीजी में, अदर स्टेट्स में बहुत हैवी बॉन्ड है, हरियाणा में पीजी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यूजी बॉन्ड है। यूजी बॉन्ड ही पीजी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से, आप देख रहे हो 2 साल 10 लाख का क्लियर बॉन्ड है। हरियाणा का बॉन्ड पॉलिसी की जो टॉक्सिसिटी थी, पहले सरकार बोलती थी कि अगर हम नौकरी नहीं भी दे पाए तो भी आपको पैसे देने हैं, पर अब सरकार ने उस चीज को रिवाइज कर दिया है, तो टॉक्सिसिटी जो थी वो खत्म हो गई। वहीं पे बवाल भी उसी चीज पे हुआ था, बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, तब जाके रिवाइज हुई है बॉन्ड पॉलिसी। पहले 7 साल 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी। और लागू कौन से बैच वाले बच्चों के लिए हो रही है, देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके लिए जो 20-21 वाला बैच है, 2020-21 वाला बैच है, वहां से लागू हो जाएगी। और जो बच्चे अग्रोहा में एडमिटेड हैं, अग्रोहा वाले बच्चों के लिए जो 2022 ऑनवर्ड जितने भी बैच आएंगे जो महाराजा अग्रसेन में अग्रोहा के अंदर जो बॉन्ड पॉलिसी है वो एप्लीकेबल रहेगी 2022 के बैच वाले बच्चों से, ठीक है। तो ये एप्लीकेबिलिटी है।
अगर पीजी निकल गया तो 3 साल -5 में से कहीं से भी पीजी करो देश में, हरियाणा से करो, हरियाणा से बाहर करो। और मैं बता दूं ईएसआईसी फरीदाबाद और पीजीआई रोहतक, क्योंकि क्लिनिकल ब्रांचेस में पीजी की सीट्स वही है, वहाँ पे 25% इंटरनल रिजर्वेशन भी है इंस्टीट्यूट लेवल पे। मतलब ईएसआईसी फरीदाबाद के बच्चे को ईएसआईसी फरीदाबाद में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिल जाता है हरियाणा में, अगर आपने एमबीबीएस करी है वहाँ से। पीजीआई रोहतक वाले को भी मिल जाता है। अब केसीजीएमसी करनाल में भी क्लिनिकल ब्रांचेस में सीट्स आई नहीं है, इसलिए बहुत कुछ फायदा मिलता नहीं है। तो हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए है ये लागू चीज, ठीक। जहां जहां भी पीजी की सीट क्लिनिकल ब्रांचेस में आती जाएगी, वहां पे डेवलपमेंट होता जाएगा 25% इंटरनल कोटे का, ठीक है। तो जो बच्चे विचार बना रहे हैं ना, हरियाणा का कोई बुरा विचार नहीं है, अच्छा विचार आप बना रहे हो। पीजीआई रोहतक ने एनआईआरएफ रैंकिंग में भी अपनी जगह बना ली है टॉप 50 के अंदर। अब आप हिसाब लगा सकते हो, पहले बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था पीजीआई रोहतक जो है। पीजीआई रोहतक मतलब इंडिया का एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, था नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी आ गई इसलिए बच्चे चुनाव नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि कट ऑफ देख के आप लोग डिसाइड करते हो कि कॉलेज कैसा है, ठीक है। बॉन्ड पॉलिसी की वजह से पीजीआई रोहतक पीछे क्लोज हो रहा है, नहीं तो आपको मिलता भी नहीं 3000 रैंक के बाद, ठीक है। अब तो 3000 रैंक के कहीं बहुत आगे जाके कॉलेज मिल रहा है, 7-8 हजार रैंक पे पीजीआई रोहतक की सीट मिल जाती है, ठीक है। सो ये वाली चीज आप देख रहे हो। उसके बाद ये आ गई आपकी फीस, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट ईयर में 80,000 फीस है, फिर लगभग 10% इंक्रीमेंट है, फिर अगले ईयर में आपकी 86,000 फीस है, फिर 92 है, फिर 1 लाख है, और लास्ट 5th ईयर में आपकी आधी फीस लगती है ना, क्योंकि 6 महीने, क्योंकि 4.5 साल की ही आपकी पढ़ाई रहती है, 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप रहती है, तो 4.5 साल के कोर्सपोंडिंग आपसे फीस लेते हैं। टोटल 4,22,910 रुपए लेते हैं, ठीक है। अग्रोहा में आपकी 8 लाख रुपए लगेगी, 8,10,000 फीस लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अग्रोहा में फीस ज्यादा दे रखी है, तो बॉन्ड का अमाउंट कम होता है वहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड का अमाउंट 23 लाख का बच जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो 25,77,000 का बॉन्ड अमाउंट बच जाता है। लड़कियों के लिए 10% का ऑफ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये चीजें हैं, लड़कियों के लिए इसमें 10% ऑफ किया हुआ है। ये आप पढ़ना अच्छे से, मैंने बॉन्ड को आपको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझा दिया है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर जिस बच्चे को का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता तो क्या होगा। सेकंड अटेम्प्ट में निकलता है ना, आपको परमिशन है, जितना टाइम आप पीजी करोगे वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जितना टाइम आप पीजी करोगे माइनस, मान लो एक बुरी से बुरी कंडीशन लेते हैं, पीजी भी नहीं निकला और आपको जो है सर्विस भी नहीं मिली, तो आपको बॉन्ड अमाउंट नहीं देना, ठीक है। बॉन्ड अमाउंट नहीं देना। बॉन्ड पर सरकार का ये कहना है कि अगर मान लो आप दूसरी किसी गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हो, सरकार के अंतर्गत, हरियाणा सरकार के अंतर्गत, या कहीं और दूसरी सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हो, देन तब भी आपको बॉन्ड पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बॉन्ड अमाउंट देना नहीं होता है, सरकार आपकी लोन रिपेमेंट कर देती है, ठीक है। सो ये वाली चीज है, वो टोटल 5 साल के लिए होनी चाहिए चीज। अगर आपने मान लो 3 साल नौकरी करी, तो 2 साल की फिर अगर सरकार के पास राइट है कि वो आपको जो है नौकरी ऑफर करके और चीजों को आपसे करा ले दोबारा से। जब तक 5 साल पूरे नहीं बीत जाएंगे इन कंडीशंस के अंतर्गत, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। चाहे पैसे देके छूटो या सर्विस देके छूटो, दोनों तरीके से आपको फंसाया हुआ रहेगा हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी में, ठीक है। तो 2 साल 10 लाख का बॉन्ड टेक्निकली देखें तो आफ्टर पीजी आपका बचता है, राइट। सो ये कुछ चीजें थी बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो इतना लंबा हो चुका है ऑलरेडी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से समझाई जाएगी हर एक चीज, जैसा कि कमिट किया गया है। यहाँ पर फिर से आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, डिटेल में फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, समझाने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें, ठीक है, जो अमाउंट लिखी है वो फिक्स है, उतना लगेगा ही लगेगा पैसा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें फिर से, यहाँ पर आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वहाँ पे अथॉरिटी ने फोटो लेके डाला हुआ था, यहाँ प्रॉपर प्रिंट डाला हुआ है। एक अच्छा आप जो जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए है, उस सर्टिफिकेट की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दी है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज यदि नीचे है तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे है नहीं, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट कर सकते हो, फर्स्ट से सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हो, सेकंड राउंड में लॉट हो गई सीट, देन आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, बट आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। और थर्ड राउंड में फिर से फीस देकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हरियाणा की काउंसलिंग अथॉरिटी आपसे लिखा लेती है कि भाई आपने हमारे स्टेट के अलावा कहीं और की काउंसलिंग तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको उनके स्टेट के अलावा कहीं और अगर अलॉटमेंट आता है, देन द अथॉरिटी हैव राइट टू आपको निकालने का उनके पास राइट है, जैसे पंजाब करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हरियाणा से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। जो भी कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं उनके एनेक्सेस गिवन है, फॉर्मेट पूरे प्रोसेस में गिवन है, तो आप वहां पे जाकर के उन फॉर्मेट का यूज करो, उन फॉर्मेट पे बनवाओ। ये देखो सारे फॉर्मेट गिवन है, हर एक तरह का फॉर्मेट गिवन है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उससे रिलेटेड उन्होंने सारे फॉर्मेट आपको दिए, आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। सो ये थी हरियाणा की सारी बातें। हरियाणा की कट ऑफ की बात करें तो मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। देखो हरियाणा में मैंने पहले भी जैसा कि आपको बताया कि अलॉटमेंट लिस्ट ही मेरिट लिस्ट का काम करती है। उसमें सभी बच्चों का नाम आता है, भले ही उनका अलॉटमेंट आया है या नहीं आया। नॉन अलॉटेड कैंडिडेट्स का, भले किसी ने चॉइस फिलिंग करी है या नहीं करी है, सभी कैंडिडेट्स का डेटा आ जाता है। तो अलॉटमेंट कम मेरिट लिस्ट होती है वो, ठीक है। बट अदर स्टेट में पहले मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद जिन उस मेरिट लिस्ट में से जिन बच्चों का अलॉटमेंट होता है फिर उसकी लिस्ट आती है, ठीक है। हरियाणा में ऐसा नहीं होता, मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट एक ही चीज होती है, कोई अलग से मेरिट लिस्ट नहीं आती है, राइट। सो स्टेट रैंक आपको अलॉटमेंट लिस्ट में मतलब पता चलता है कि मैं स्टेट में कितने नंबर पे हूँ, ठीक है। सो ये वाली सारी चीजें थी हरियाणा से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। अब ये हक बनता है हमारा मांगना भाई, अब आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और मैं हाथ जोड़ के शुक्राना करता हूँ आप सभी का, बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला, मतलब
बहुत ज़्यादा प्यार किया यार आप लोगों ने, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें। और थैंक यू आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए, ठीक है। और हमने आप लोग रिक्वेस्ट के ऊपर जो है अपनी काउंसलिंग चालू भी करी थी बीच में। सेकंड राउंड के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स थे आई गेस सबने गूगल फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको वेट करना है, हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। 4 तारीख को चालू हो रहा है, उससे पहले आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सब एनरोलमेंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा, हमें उम्मीद थी कि नहीं सेकंड राउंड के लिए तो कितने ही इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, बट वो बच्चों की संख्या फिर ज़्यादा निकली, ठीक है। तो हमें उम्मीद नहीं होती है उससे ज़्यादा आप रिस्पॉन्ड करते हो, प्यार करते हो हमसे, ठीक है। सो हमारी भी जो कमिटमेंट है, बात पैसे की नहीं होती, बात कमिटमेंट की होती है, जो हम कमिट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से कि भाई आपका फोन उठाएंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। और यदि वो ठीक से ना कर पाए तो फिर रेपुटेशन खराब होती है, इसलिए ज्यादा बच्चे लेने से हम पीछे हटते हैं कि यार कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, जो कमिटमेंट हमने करी है वो हम पूरी करने की एटलीस्ट पोजीशन में हो, ठीक है। क्योंकि हम जब जब हमने इस साल ऑनलाइन आए थे तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, सच में हमें नहीं पता, हम बहुत छोटा समझ रहे थे खुद को, ठीक है। सो अच्छी बात है कि इतना प्यार आप लोगों ने दिया, कंटेंट को सपोर्ट किया, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए हैं, तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। होप करेंगे कि जो डार्क ईयर रहा है नीट की, इस साल नीट 2024 में जो स्कैम हुआ है, काउंसलिंग में कुछ अच्छा हो जाए, उम्मीद यही है काउंसलिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो। सीट ब्लॉकिंग को रोकने वाले रूल्स आ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान के आए, बिहार की काउंसलिंग टाइमली चल रही है, तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर है। सो होप फॉर द बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब आप अपना काम कर सकते हो ठीक है। जितनी अच्छी मेरी पंजाबी नहीं उससे अच्छी मेरी हरियाणवी हो गई, हरियाणा में रह रह के।